नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेसिक कंप्यूटर स्किल यानी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, जिसका कोड है SC2CSC के एमसीक्यूज को। साथ ही ये सारे एमसीक्यूज आपके मीडिया के लिए कंप्यूटर दक्षता यानी SC2 HND वाले पेपर में भी काम आने वाले हैं। इसके 2 भाग पहले आ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उन्हें भी देख लें। और आइए इस तीसरे भाग को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, NMEICT स्टैंड फॉर नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, नेशनल मिशन ऑन ई गवर्नेंस थ्रू ICT, नेशनल मिशन ऑन ई कॉमर्स थ्रू ICT या फिर नेशनल मिशन ऑन ई लर्निंग थ्रू ICT। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन? व्हाट्सअप, गूगल टॉक, वाइबर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन कौन से इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, तुरंत मैसेज भेजने वाले एप्लीकेशन हैं। और कोड में आपको दिया हुआ ए और बी और सी, केवल ए या ए और बी और सी तीनों ही। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी और सी तीनों ही जो है इंस्टेंट मैसेजिंग के ऐप हैं। इन अ कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ, एक बाइट कितने बिट से मिलके बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 4, बी 8, सी 16 और डी 10। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 बाइट इजकल टू 8 बिट। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? माइक्रोफोन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या मॉनिटर? तो देखिए यहाँ पे मॉनिटर आपका सही ऑप्शन होगा। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर सूचनाएं हम लोगों तक पहुंचाता है। बाकी तीनों इनपुट डिवाइस हैं, क्योंकि इनके माध्यम से कोई भी सूचना हम कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं ताकि कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग कर पाए। माइक्रोफोन से आवाज़ पहुंचाएंगे, कीबोर्ड से करैक्टर पहुंचाएंगे और जॉयस्टिक से जो है कमांड पहुंचाएंगे। और मॉनिटर के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से कंप्यूटर हमें तमाम चीज़ें दिखा सकता है। आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर यूज होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको कोई भी डेवलप कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है MS वर्ड, विंडोज़, मोजिला फायरफॉक्स या एक्रोबेट रीडर। तो देखो MS वर्ड और विंडोज़ ये दोनों जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ये ओपन सोर्स नहीं है, ये खरीद कर आपको लेना पड़ता है। एक्रोबेट रीडर को एडोबे ने बनाया है, तो वो भी इसे फ्री में कुछ सर्विसेज दे देता है, लेकिन वास्तव में ये भी सॉफ्टवेयर पेड है। लेकिन मोजिला फायरफॉक्स जो है ये एक इंटरनेट ब्राउज़र है और ये फ्री ऑफ कास्ट आप प्राप्त कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू द डिफरेंट पर्सन इन MS वर्ड? यानी एक लेटर आपने लिखा और उसे आप बहुत सारे लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, यानी MS वर्ड में किस कमांड का यूज करेंगे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेल मर्ज। मेल मर्ज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप एक मेल लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं, उसमें नाम और एड्रेस का कॉलम खाली छोड़ देते हैं और बाद में मेल मर्ज में एक लिस्ट बनाते हैं लोगों का कि किन किन लोगों तक हमें कोई लेटर पहुंचाना है। और इसके बाद ये कमांड जब मेल मर्ज का आप दे देते हैं तो उस लेटर को प्रिंट करते वक्त हर एक प्रिंट में उस लिस्ट से 1 बाय 1 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नाम ऐड होता चला जाता है, उनका एड्रेस ऐड होता चला जाता है और बहुत सारे लेटर आपके अलग अलग नाम से प्रिंट हो जाते हैं, बल्कि लेटर आपने केवल एक ही बनाया था। तो यहाँ पे मेल ज्वाइन दिया है, ये मेरे हिसाब से गलत है, मेल मर्ज इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, इनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा फ्रॉम ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नेटवर्क इज नोन एज, यानी किसी डेटा को ट्रांसमिशन करते वक्त उसको इनकोड कर देना और स्क्रैम्बल कर देना, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है इनक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर और कीबोर्ड। तो देखो यहाँ पे प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 बिलियन कैरेक्टर्स? 1 बिलियन कैरेक्टर को दिखाने के लिए आप किस यूनिट का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, गीगाबाइट। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड? नीचे दी गई मेमोरीज को आपको स्पीड के हिसाब से सेट करना है, हाईएस्ट स्पीड से लेकर लोएस्ट स्पीड तक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है ना। सीपीयू रजिस्टर, ये जो है आपका जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर की मेमोरी होती है, ये सबसे फास्ट होती है। कैच मेमोरी भी इसी से रिलेटेड है, ये रजिस्टर्ड मेमोरी से थोड़ी सी कम स्पीड की होती है, लेकिन काफ़ी फास्ट ये भी होती है। इसके बाद मेन मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, ये कैचे मेमोरी से थोड़ा स्लो होता है, और सबसे स्लो होता है सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू अ CD रोम इज नोन एज बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग या रिपिंग आंसर। तो देखो, वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी CD पर डेटा को कॉपी किया जाता है उसे हम कहते हैं बर्निंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एन अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंट टू मेनी रेसिपिएंट एट वंस इज वार्म, वायरस, थ्रेट और स्पैम। तो ऐसा एक ईमेल जिसे बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज दिया जाता है उसे स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, GIF, JPG, BMP, PNG आर यूज्ड एज एक्सटेंशन फॉर फाइल विच स्टोर ऑडियो डेटा, इमेज डेटा, वीडियो डेटा और टेक्स्ट डेटा। तो देखो, GIF, JPG, BMP और PNG ये चारों एक्सटेंशन जो है किसी भी इमेज को जब आप स्टोर करते हैं तो उस समय क्रिएट होते हैं, यानी इस फॉर्मेट में आप इमेज को स्टोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? गूगल, क्रोम, याहू और बिंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट में से आपको सूचनाएं खोजने में मदद करता है। तो यहाँ पे देखिए, गूगल, याहू और बिंग ये तीनों सर्च इंजन हैं, लेकिन क्रोम जो है सर्च इंजन नहीं है बल्कि एक ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। When a computer is booting, BIOS is loaded to the memory by RAM, ROM, CD-ROM और TCP। तो देखो, कंप्यूटर की बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर का स्टार्ट होना। तो स्टार्ट होते वक्त बायोस जो है इस मेमोरी से मतलब डेटा को लोड करता है, तो बायोस जो है उस समय रोम के माध्यम से डेटा को लोड करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बायोस क्या होता है? बायोस एक ऐसा प्रोग्राम होता है, इंटरनल प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट कराने के लिए मदद करने के का काम करता है, और कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां इसे पहले से कंप्यूटर में डाल के भेजती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन इज फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज अदर थ्री? निम्न में से 3 चीज़ें एक जैसी हैं, बाकी एक चीज़ अलग है, उस अलग चीज़ को आपको छांटना है। तो देखिए, मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस और IP एड्रेस, ये 4 चीज़ें दी हुई हैं। तो ये मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस जो है सिमिलर हैं, लेकिन IP एड्रेस अलग चीज़ होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द IP एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें से कह रहा है आप IP एड्रेस को आइडेंटिफाई कीजिए कि निम्न में से IP एड्रेस कौन सा है। तो देखिए, IP एड्रेस कभी भी 4 डिजिट का होता है, 4 नंबर लिखे रहेंगे और वो चारों नंबर दशमलव के माध्यम से अलग अलग रहेंगे। यहाँ पे डैश के माध्यम से अलग हैं, ये नहीं होगा। यहाँ पे डैश और @ दोनों यूज किया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे केवल डैश यूज किया हुआ, ये भी नहीं होगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल कभी भी 4 अलग अलग नंबर्स होते हैं और उसे दशमलव के माध्यम से अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द एक्रोनिम FTP स्टैंड फॉर। FTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। नीचे दिए हुए में से कौन सा ग्राफिक या इमेज फाइल का फॉर्मेट नहीं है। तो सबसे पहले दिया PNG, ये इमेज का फॉर्मेट है। GIF भी इमेज का फॉर्मेट है। BMP भी इमेज का फॉर्मेट है। लेकिन GUI ये जो है इमेज का फॉर्मेट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब या फायरफॉक्स। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है पहला वेब ब्राउज़र था, जिसे आजकल www के नाम से भी आप जानते हैं। हर वेबसाइट का पहला 3 अक्षर www होता है ना, उसका भी फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और पहला वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से ही बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्क? Amazon.com, eBay, gmail.com और ट्विटर। यहाँ पे देखिए Amazon.com, eBay ये दोनों जो है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सामान खरीदते हैं। gmail.com जो है एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ट्विटर जो है वो सोशल मीडिया में आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। इंटरनेट कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूशन इज डन थ्रू LAN, WAN, EBB, MMS। तो किसी एक संस्था के अंतर्गत जब इंटरनल कम्युनिकेशन करना होता है तो वो किसके माध्यम से होता है? वो LAN के माध्यम से होता है। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। WAN को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। MMS का मतलब होता है मल्टीमीडिया सर्विस। यह किसी तरीके के मीडिया को टेलीफोन नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से शेयर करने का एक प्रोसीजर है। अगला क्वेश्चन है। अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू क्लस्टर, सेक्टर्स, वेक्टर्स और हेड। तो देखो एक हार्ड डिस्क जो होती है ना वो कई सारे ट्रैक्स में डिवाइड होती है, और हर एक ट्रैक जो है कई सारे सेक्टर्स में डिवाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एन कंपाइलर, सिमुलेटर, ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, ऐसे प्रोग्राम को हम इंटरप्रेटर कहते हैं। अगला प्रश्न। वर्चुअल मेमोरी, एन एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी एंड एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी और अ टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी एक तरीके का इल्यूजन होता है। ठीक है, एक तरीके का भ्रम कह सकते हैं, जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसका जो हार्ड डिस्क है या जो स्टोरेज मेमोरी है उसके एक हिस्से को वो कंप्यूटर को ये दिखाता है कि भाई ये आपका स्टोरेज नहीं है बल्कि ये आपका रैम का हिस्सा है। इस तरीके का इल्यूजन पैदा कर दिया जाता है जब, तो उसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है। ALU स्टैंड फॉर, ALU का फुल फॉर्म पूछा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर यूजेज अ नंबर ऑफ चिप माउंटेड ऑन द सर्किट बोर्ड इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, सिस्टम बोर्ड, डाटा बोर्ड और मदर बोर्ड। तो एक पर्सनल कंप्यूटर में जिसमें बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं सर्किट बोर्ड में, उसे कहा जाता है मदर बोर्ड। मदर बोर्ड एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर, बहुत सारे जो है चिप्स लगे होते हैं, और ये सर्किट जो है पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करने में मदद करती है। हार्डवेयर का ये एक हिस्सा होती है। कंप्यूटर वायरस इज अ हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर वायरस भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन ये ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि अननोनली जो है आपके कंप्यूटर में आ जाता है और कुछ प्रोग्राम चालू कर देता है, या किसी कमांड को जो है वो अपने आप ही स्टार्ट कर देता है। होता ये भी सॉफ्टवेयर ही है। अगला प्रश्न है। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 इज। MS ऑफिस 2007 में MS वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में कोई फाइल स्टोर की जाती है, उसकी नेमिंग जब हम लोग करते हैं तो उसके नेम के बाद डॉट और उसके बाद कुछ कैरेक्टर लिखे होते हैं।
इस कैरेक्टर्स को ही जो है एक्सटेंशन कहा जाता है। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन PDF नहीं होगा। डॉक हो सकता है लेकिन ऑफिस 2007 में नहीं होगा। ऑफिस 2003 में DOC इसका एक्सटेंशन होता था। ऑफिस 2007 में इसका एक्सटेंशन DOCX कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। TXT किसी टेस्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। .PDF फाइल का एक्सटेंशन होता है। अगला देखो, इज अ प्रोटोकॉल यूज बाई ईमेल क्लाइंट टू डाउनलोड ईमेल टू योर कंप्यूटर। वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से कोई ईमेल क्लाइंट जो है आपके कंप्यूटर में ईमेल को डाउनलोड करता है? तो इसका सही उत्तर होगा POP। ठीक है ना, POP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से ईमेल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होता है। अगला प्रश्न है, TCP/IP इज नेसेसरी इफ वन इज टू कनेक्ट टू द। TCP या IP की आवश्यकता कब पड़ती है? जब आप इंटरनेट से जुड़ते हो। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पास्कल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जावा, C++। तो देखिए, पास्कल, जावा और C++ ये तीनों जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसके माध्यम से प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये स्वयं में एक प्रोग्राम है। इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आप कह सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ब्राउजर या IP एड्रेस। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक तरीका का ब्राउजर है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट पर ब्राउज करते हो। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन? विंडो विस्टा, एंड्रॉयड, विंडो XP, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा एंड्रॉयड। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। एंड्रॉयड जो है मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो विस्टा, विंडोज XP जो है ये कंप्यूटर के। अगला प्रश्न देखते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? ओरेकल, कंपाइलर, मैटलैब या असेंबलर। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से आप अपनी भाषा को मशीनी भाषा में बदल देते हैं। आप अपनी भाषा में कमांड लिखते हैं और कंपाइलर उसे मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है और उसे कंप्यूटर के समझने योग्य बना देता है। अगला प्रश्न है, HTML इज यूज्ड टू क्रिएट। HTML को कब यूज किया जाता है, क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है? मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, हाई लेवल प्रोग्राम, वेब पेज या वेब सर्वर। तो HTML जो है किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, द टर्म DNS स्टैंड फॉर? डोमेन नेम सिस्टम, डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम, डाउन लेवल न्यू सॉफ्टवेयर, डिपेंडेंट नेम सर्वर। तो DNS जो है डोमेन नेम सिस्टम के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। HTML स्टैंड फॉर, HTML का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लैन? ईथरनेट, टोकन रिंग, FDDI, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे लैन के वैरायटी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? निम्न में से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली संस्था नहीं है? MTNL, BSNL, इंटरनेट इंडिया या इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर D सही होगा। इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड जो है इंटरनेट सर्विस नहीं प्रोवाइड करती है, बाकी तीनों संस्थाएं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1 GB इज इक्वल टू 2 के पावर 30 बिट, 2 के पावर 30 बाइट, 2 के पावर 20 बिट या 2 के पावर 20 बाइट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, 2 के पावर 30 बाइट। अगला प्रश्न है, अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम यूज किया जाता है? कंपाइलर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम या नन ऑफ दीज। तो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। ऑपरेशन सिस्टम मत लगा देना, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलो द टिपिकल 32 बिट कंप्यूटर। तो 32 बिट के कंप्यूटर के द्वारा कौन सा नंबर सिस्टम फॉलो किया जाता है? 2 यानी बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी
नंबर सिस्टम इसे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो देखिए विंडोज जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, एक्सेस जो है एक डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और डैश इज अ प्रोग्राम that is spread by inserting copies of itself into other executable code or documents. ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर वायरस, फायरवॉल और एंटीवायरस। यानी वो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी कॉपी बना लेता है कंप्यूटर में और एग्जीक्यूटेबल कोड के रूप में बना लेता है, तो ये होता है कंप्यूटर वायरस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या याहू। तो देखिए ये तीनों वेब ब्राउज़र हैं। याहू जो है एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेज इज द मेन टास्क ऑफ कंप्यूटर इन मैपिंग द जियोग्राफिकल डेटा? जियोग्राफिकल डेटा को मैप करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डेटा रिट्राइविंग एंड ड्राइंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम? रैम इज अ टेम्पोरी स्टोरेज एरिया, रैम इज सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज, रैम इज वोलाटाइल, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज गॉन व्हेन यू टर्न द कंप्यूटर ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, रैम इज सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। ये बात गलत है। यहाँ पूछा है कौन सी बात गलत है, रैम के बारे में कौन सी बात गलत है। तो रैम और हार्ड डिस्क अलग अलग चीज़ होती हैं। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहते हैं, ये टेम्प्रोरी मेमोरी होता है, यहाँ पे दिया हुआ है टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया। और ये वोलाटाइल भी होता है, यानी बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। जैसे ही आप कोई और डेटा डालते हैं कंप्यूटर में, रैम में से पुराना डेटा मिट जाता है। इसके अलावा रैम में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर ऑफ होते ही नष्ट हो जाती है। ये तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर बी गलत है इसलिए। और यहाँ पे पूछा ही है कि क्या गलत है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेज कंटेन कमांड इन द लैंग्वेज NIH, URL, HTML या IRC। तो वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर कमांड जो है वो किस लैंग्वेज में दिए जाते हैं? HTML लैंग्वेज में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज? निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है? फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, रैम या फ्लैश ड्राइव। तो फ्लैश ड्राइव जो है पेन ड्राइव को कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क एक तरीके का पुराने ज़माने का CD ड्राइव आप कह सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क जो है CD और DVD होता है। और रैम जो है ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, ये प्राइमरी स्टोरेज है। ठीक है ना, ये प्राइमरी स्टोरेज में आता है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द एक्रोनिम वैन स्टैंड फॉर? वैन का फुल फॉर्म पूछा है, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, FTP इज एक्रोनिम फॉर? FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जीजो का मतलब क्या है? GIGO का मतलब क्या है? गोइंग इन, गोइंग आउट, गेट इन, गेट आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट या नन ऑफ दीज। तो देखो कंप्यूटर की भाषा में GIGO का मतलब होता है गार्बेज इन, गार्बेज आउट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। वास्तव में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं है। ठीक है, वो हमेशा प्रोग्राम्स पे निर्भर होता है। प्रोग्राम्स में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके आधार पे वो काम करता है। तो उसके आउटपुट का जो भी स्टैंडर्ड है उसके इनपुट के ऊपर निर्भर करेगा। कितना भी अच्छा कंप्यूटर आप यूज कर लीजिए, यदि उसमें डेटा इनपुट सही नहीं है तो आपको रिजल्ट भी सही नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषता है? वर्सेटिलिटी, डेलीगेंस, नो इंटेलिजेंस या ये सभी। तो देखो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सभी जो है कंप्यूटर की विशेषता होती है। ये वर्सेटाइल होता है, यानी बहुत किस्म के काम को इसके माध्यम से किया जा सकता है।
नो इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटर में अपनी कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है, और इसके अलावा ये डिलीजेंस भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? एक्यूरेसी, स्पीड, इंटेलिजेंट या डिलीजेंस? तो देखो, एक्यूरेसी, स्पीड और डिलीजेंस तो कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर में इंटेलिजेंस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को इसके रूप में जाना जाता है। भौतिक घटक यानी फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, भौतिक घटक होते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। और कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस डाले जाते हैं वो सॉफ्टवेयर के रूप में डाले जाते हैं। और सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो किसी पर्टिकुलर यूज के लिए बनाया जाता है, और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ओवरऑल चलाने के काम में आता है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर की कार्यक्षमता को नियंत्रित करने वाले निर्देश समूहों को इसके रूप में जाना जाता है। सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर या आउटपुट डिवाइस? तो देखो, कंप्यूटर की कार्यक्षमता को नियंत्रित करने के लिए निर्देशों का जो समूह होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है जिनके लिए कम इनपुट आउटपुट लेकिन उच्च गणना की आवश्यकता होती है? यानी जिसमें ज़्यादा कंप्यूटेशन की आवश्यकता है, डेटा थोड़ा दिया जाए और कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा करना हो, तो वहाँ पे कौन सा कंप्यूटर यूज होता है? बिजनेस कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, साइंटिफिक कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जहाँ बड़ी मात्रा में कैलकुलेशन करना हो वहाँ साइंटिफिक कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर का भी यूज किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर क्योंकि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए साइंटिफिक कंप्यूटर को सही जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सटेंसिव यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग या ये सभी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों ही विशेषताएं आधुनिक कंप्यूटर में यानी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, क्या HLL प्रोग्राम को पूर्ण रूप से ML प्रोग्राम में परिवर्तित करता है? अब ये HLL और ML क्या है? HLL का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज, और ML का मतलब होता है मशीन लैंग्वेज। तो देखो, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है ना। और मशीन लैंग्वेज का यूज करती है कंप्यूटर अपने प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि वो केवल मशीन भाषा समझती है। तो यहाँ पे देखो, HLL के प्रोग्राम को पूर्ण रूप से मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करने के लिए क्या यूज होता है? तो यहाँ पे जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर का काम क्या होता है कि हाई लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम को लिखा जा रहा है, जो भी कमांड को लिखा जा रहा है, उसे मशीन लैंग्वेज में चेंज करे और उसे कंप्यूटर तक पहुँचा दे। इसके बाद देखो, डैश HLL प्रोग्राम को लाइन दर लाइन ML प्रोग्राम में परिवर्तित करता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या इनमें से सभी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन दोनों के तरीके में अंतर है। कंपाइलर क्या करता है कि आप जितना भी हाई लैंग्वेज में डेटा लिखे हैं, कमांड लिखे हैं, उसे एक बार में वो मशीन लैंग्वेज में पूरे के पूरे को कन्वर्ट करता है। पूरे पैराग्राफ को या पूरे पेज को एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है, यदि एक पेज में आपने 20 लाइनें लिखी हैं तो लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन करके वो 20 बार में उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूरा करेगा। अब उसमें किसी भी एक लाइन में कुछ गड़बड़ी पाई गई तो इंटरप्रेटर जो है बता देगा कि इस कमांड में कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे उसे करेक्ट करने की आवश्यकता है। तो कंपाइलर जो है एज ए होल पूरे पेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को 1 बाय 1 मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद देखो,
डैश असेंबली भाषा प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में परिवर्तित करता है। यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या इनमें से सभी? तो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करने का काम असेंबलर करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो यहाँ पे देखो, बेसिक, कोबोल और सी, ये तीनों हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। फॉर्ट नाम का कोई हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मशीन भाषा का फीचर नहीं है? यह सीखने में आसान है, मशीन भाषा प्रोग्राम शीघ्र गति से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, मशीन भाषा मेमोरी का सर्वोत्तम उपयोग करती है, या उपर्युक्त सभी? तो देखो, ये दोनों बातें तो सही हैं कि मशीन भाषा में प्रोग्राम जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाता है और ये मेमोरी का बहुत अच्छी तरीके से यूज करता है, लेकिन मशीन भाषा सीखने में आसान नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पड़ता है इसे सीखने के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मशीन भाषा लर्न करनी पड़ती है, बीटेक वगैरह करना पड़ता है, तो ये आसान तो नहीं है सीखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश मशीन भाषा और उच्च स्तरीय भाषा का मिश्रित रूप है? HLL, ML, असेंबली भाषा या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, असेंबली भाषा यहाँ पे आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। असेंबली भाषा एक कंबाइंड लैंग्वेज है जिसमें मशीन भाषा भी यूज होती है और हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज होता है। दोनों को मिला के जब सिंटैक्स बनाया जाता है तो वो असेंबली भाषा में बनता है। तो आज के लिए इतना ही। ये थर्ड पार्ट था, इसके पहले 2 पार्ट बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें भी देख लें। यदि ये तीनों पार्ट आप देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी प्रश्न आपको इनमें से देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियोज़ आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।